हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर आई थिंक 5 और 6 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो मेरा लास्ट लेक्चर था वो शायद लेक्चर नंबर 5 था, और लेक्चर नंबर 5 जो था वो मेरा टोटल मोल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर मेरा लास्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। अब हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी का मीन है क्या एक्चुअल में, उसको समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी का मीन क्या रहा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जितना मैक्सिमम सॉल्यूट आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज अ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे सॉल्युबिलिटी, हेडिंग लिखेंगे भाई सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट, the maximum amount of solute that can be dissolved, dissolved in a specific amount, in a specific amount of solvent, at particular temperature, ठीक है, इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। वो मैक्सिमम अमाउंट जो आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज अ सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, अगर आप 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को कंप्लीटली डिसॉल्व कर पाते हैं, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, फैक्टर हो या एप्लीकेशन हो या फिर उसका लिमिटेशन, किसी भी चैप्टर में अगर फैक्टर या एप्लीकेशन या लिमिटेशन पर बात होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बोर्ड के पर्पज़ से आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करें, डीपली पढ़ें उन चीज़ों को, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस फैक्टर पर, एप्लीकेशन पर और लिमिटेशन पर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, हेडिंग लगाइएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। दूसरा पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर 1, फैक्टर नंबर 1 कौन सा आता है। फैक्टर नंबर 1 है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसे मैटर करता है, आइए उस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने का एक फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस तरह मैटर करेगा, आप इसको समझिए कि जब अगर हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो दोनों की जो पोलैरिटी है वो सिमिलर होनी चाहिए। अगर दोनों की पोलैरिटी सिमिलर है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे में हाईली सॉल्युबल होंगे, मिसिबल होंगे, और चाहे फिर वो पोलर हो, फिर चाहे वो नॉन पोलर हो। लेकिन अगर दोनों की जो पोलैरिटी वो डिफरेंट है एक दूसरे से, सपोज एक सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट आपका पोलर है और सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है, तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो होती है वो
कम होती है, यानी कि वो इमिसिबल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा नेचर, इसका मतलब है कि अगर सिमिलर पोलैरिटी होगी तो हाईली सॉल्युबल और डिफरेंट पोलैरिटी होगी तो लेस सॉल्युबल रहेगा। और सिमिलर पोलैरिटी को कहा जाता है लाइक्स डिजॉल्व लाइक। ठीक है, मतलब सिमिलर नेचर के जो आपके सब्सटेंस होंगे वो सिमिलर टाइप के सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो हमने एग्जांपल को लिया, सपोज दैट कि अगर सॉल्यूट हमारे पास अगर कोई पॉलर नेचर है, ठीक है, और अगर सॉल्वेंट भी कोई पॉलर नेचर है, भाई सॉल्वेंट भी अगर कोई पॉलर है, तो इस केस में अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, इस केस में अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इस केस में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो आपकी हाई रहेगी, यानी कि यहाँ पर ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे में अच्छे से मिसिबल होंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो पॉलर सॉल्यूट का मतलब हो गया आपका सॉल्ट एक पॉलर सॉल्यूट है। ठीक है, और अगर हमने पॉलर भी सॉल्वेंट लिया, पॉलर सॉल्वेंट कौन सा हो जाएगा, वाटर एक पॉलर सॉल्वेंट है। तो वाटर के अंदर जब हम सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं तो सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। तो दोनों का नेचर क्या है, सिमिलर पोलैरिटी होने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है, हाई रहेगी। ठीक है ना। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर हम अल्कोहल को वाटर के अंदर मिक्स कर दें तो वाटर के अंदर मिक्स करने पर अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इसलिए अल्कोहल हाईली मिसिबल होता है वाटर के साथ में, दोनों, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो पोलर है। अल्कोहल का नेचर भी पोलर है और सॉल्वेंट का नेचर यानी वाटर का नेचर भी पोलर है। दोनों की सिमिलर पोलैरिटी होने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है, इस टर्म को कहा जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक्स। ठीक है, यानी कि सिमिलर पोलैरिटी अगर होती है तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी, चाहे फिर वो पोलर हो, फिर चाहे वो नॉन पोलर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पॉइंट नंबर अगला यहाँ लिख देता हूँ मैं इसी में ही। दूसरा पॉइंट ये तो हो गया हमारा केवल पोलर का केस। दूसरा केस अगर हम देखें, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूट अगर नॉन पोलर टाइप है, और कोई सॉल्वेंट भी आपका अगर कोई नॉन पोलर टाइप है, तो फिर ऐसे में पोलैरिटी की सिमिलर होने की वजह से सॉल्युबिलिटी पर क्या अफेक्शन आएगा। तो हमने कहा बेटा इस केस में जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, सॉल्युबिलिटी यहाँ पर भी हाई रहेगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यहाँ पर भी हाई रहेगी क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, नॉन पोलर। यहाँ दोनों का नेचर कैसा था, पोलर। तो मैंने कहा अगर लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फिनोमिना आ रहा है, यानी पोलैरिटी अगर सिमिलर आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस एक दूसरे में हाईली सॉल्युबल होंगे, वो मिसिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर देखें नॉन पोलर का, तो हमने कहा अगर हम CCl4 के अंदर बेंजीन को डिजॉल्व कर दें, अगर हम बेंजीन को डिज़ोल्व कर देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर अगर बेंजीन को डिज़ोल्व किया जाए तो आप देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का नेचर भी आपका क्या है, नॉन पोलर है, बेंजीन का नेचर भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर दोनों एक दूसरे में ये सॉल्युबल हो जाते हैं, ये हाईली मिसिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। अब आती है बात अगली, इसको जरा नोट करिए। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 7 लेकर के आएंगे आपका हेनरीज लॉ पर, और साथ में उसके वेपर प्रेशर को भी हम कवर करेंगे। तो आई थिंक चैप्टर का हाफ मैं कंप्लीट कर चुका हूं और इसका हाफ भी इंशाल्लाह हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसको नोट करें। हाँ, नोट कर लिया। चलिए, 2 केस हो गए, दोनों का नेचर पोलर हो तो सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी, दोनों का नेचर नॉन पोलर हो तो सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी। केस नंबर 3 क्या आता है, केस नंबर 3, अगर सॉल्यूट आपका पोलर टाइप है, सॉल्यूट आपका पोलर है, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ सॉल्यूट आपका नॉन पोलर है, कुछ भी लिख लेते हैं। सॉल्यूट को मैंने यहाँ पर नॉन पोलर ले लिया और सॉल्वेंट को यहाँ पर हमने पोलर ले लिया, सॉल्वेंट का नेचर पोलर ले लिया। तो इन दोनों के केस में यहाँ पर आप देखें, एक सब्सटेंस तो हो गया नॉन पोलर, दूसरा सब्सटेंस हो गया पोलर, दोनों की पोलैरिटी डिफर हो गई, लाइक डिजॉल्व लाइक को फॉलो नहीं कर रहा है,
इसका मतलब है कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस केस में जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी भाई, सॉल्युबिलिटी यहाँ पर लो हो जाएगी। गॉट इट, सॉल्युबिलिटी लो हो जाएगी। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नॉन पोलर आपका जो सॉल्यूट है, अगर हम पेट्रोल को वाटर के साथ मिक्स कर दें तो आप देखेंगे कि वाटर की जो लेयर है वो पेट्रोल से बिल्कुल अलग हो जाती है। ऐसे ही अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, जो वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, तो जब उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो जो ऑयल की लेयर होती है वो अलग हो जाती है, वाटर की लेयर अलग बन जाती है। इसी तरह से अगर वर्निश या पेंट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी वर्निश और पेंट जो है वो प्रॉपर डिज़ोल्व नहीं हो पाता, दोनों एक दूसरे में मिसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू डिफरेंट पोलर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। गॉट इट। तो ये हुआ पहला फैक्टर जो कि है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ डिज़ोल्व हो रही है तो डिज़ोल्व होने में कहीं ना कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर भी मैटर करता है। इसको नोट करें। हाँ, नोट कर लिया। चलिए भाई, अब आती है फैक्टर नंबर 2 की बात। फैक्टर नंबर 2 क्या रहेगा बेटा? फैक्टर नंबर 2 रहेगा टेम्परेचर। आइए भाई समझते हैं टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को। तो बेसिकली देखो, अगर हमारे पास कोई सॉलिड, ऊपर लिख देता हूँ, अगर कोई हमारे पास सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है, सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है, तो सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन में टेम्परेचर मैटर करेगा सॉल्युबिलिटी पर, ठीक है। या फिर अगर कोई लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है, अगर कोई लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है तो लिक्विड टाइप सॉल्यूशन के केस में भी आपका जो टेम्परेचर है वो मैटर करता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली इन दोनों के केस में टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। इन दोनों के केस की बात लिख रहा हूँ यहाँ पर, टेम्परेचर या फिर सॉल्युबिलिटी इन दीज केस, थोड़ा ऐसे लिख लेंगे बढ़िया लगेगा, इन दीज केस solubility is directly proportional to the temperature। सॉल्युबिलिटी जो होती है बेसिकली वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किस केस में? सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन हो या फिर लिक्विड टाइप सॉल्यूशन हो। मतलब कि अगर हमने सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है या फिर अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। लोअर इज द टेम्परेचर, मैं लिख देता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर को बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर को हमने कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी भी लो हो जाएगी। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। नॉट इट, नोट करिए। लेकिन अगर कोई गैसियस सॉल्यूशन हो हमारे पास, तो देखिए गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मान लीजिए हम किसी गैस को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो देखिए गैस को अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो गैस के अंदर रेंडमनेस पहले से होती है, यानी कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली मूवमेंट करते रहते हैं। तो अगर कोई गैस को अगर हम डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो जो गैस पहले से जिसका काइनेटिक मोमेंट ज़्यादा था और उसको अगर हमने और टेम्परेचर दे दिया, तो टेम्परेचर देने के बाद होगा क्या, बेसिकली पार्टिकल जो गैस के होंगे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर उनका काइनेटिकली मोमेंट बढ़ जाएगा, और काइनेटिक मोमेंट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। यानी इन केस ऑफ गैसियस सॉल्यूशन आप ध्यान रखेंगे कि जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, यानी कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी। टेम्परेचर को आप जितना कम रखेंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पर उसके लिए एक नोट डालेंगे। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ बात किसी गैस और लिक्विड टाइप सॉल्यूशन की, गैस और लिक्विड टाइप सॉल्यूशन की, इन दिस केस जो टेम्परेचर रहेगा
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी के। यानी टेम्परेचर जो हो जाएगा बेटा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी उतनी कम, जितना ज़्यादा टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी उतनी कम, और जितना कम टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा। गॉट इट, नोट करिए। दूसरा फैक्टर यह हो गया। नोट कर लिया, ठीक है। फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 3 क्या रहेगा? फैक्टर नंबर 3 आता है आपका प्रेशर, ठीक है। फैक्टर नंबर 3 रहेगा प्रेशर। आइए देखते हैं प्रेशर सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा। देखो, अगर हमारे पास कोई भी गैसियस, अगर आपके पास कोई लिक्विड टाइप सोल्यूशन है या कोई सॉलिड लिक्विड टाइप सोल्यूशन है, तो सॉलिड लिक्विड टाइप सोल्यूशन के केस में प्रेशर का कोई अफेक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर आप 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर और आप उसके ऊपर से कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर का किसी सॉलिड सब्सटेंस पर या लिक्विड सब्सटेंस पर कोई अफेक्शन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों कैसे होते हैं, बेसिकली इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। फ़र्क कब पड़ता है? जब कोई सब्सटेंस आपका कंप्लीटली कंप्रेसिबल हो, और गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूशन हमारा गैस लिक्विड टाइप है, और गैस लिक्विड टाइप के केस में जिस तरह से हमने टेम्परेचर देखा था, सॉलिड लिक्विड टाइप के केस में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, तो वैसे ही इन केस ऑफ गैस लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, अगर जितना ज़्यादा आप प्रेशर को अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी अच्छी रहेगी, यानी गैस उतना ज़्यादा बढ़िया से डिजॉल्व हो पाएगी। इट मीन्स कि ये कहा जा सकता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility of the gas in case of gaseous liquid type solution, ठीक है। तो in case of gas liquid type solution, in case of gas liquid type solution, pressure is directly proportional to the solubility। जितना ज़्यादा प्रेशर solubility, higher is the pressure is directly proportional to the solubility, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, यानी कि आप जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, हायर इज़ द प्रेशर, हायर इज़ द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एंड लोअर इज़ द प्रेशर, लोअर इज़ द सॉल्युबिलिटी। गॉट इट? तो ये बात हुई हमारी सॉल्युबिलिटी और उसके फैक्टर की। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सॉल्युबिलिटी का मतलब है किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। अब उस सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट किया जा सकता है, वो सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर हैं आपके, फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सिमिलर नेचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पोलैरिटी के बेसिस पर, तो सॉल्युबिलिटी हाई रहती है, और अगर वो पोलैरिटी के बेसिस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर डिफर हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी लो हो जाती है। दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। बट अगर हम बात करें गैस लिक्विड टाइप सॉल्यूशन की टेम्परेचर के फैक्टर पे, तो आप ध्यान रखेंगे कि गैस की जो रेंडमनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो उनकी काइनेटिक मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम उसको बाहर से कोई एनर्जी देंगे, कोई उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो गैस की जो काइनेटिक मूवमेंट है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगी और गैस सॉल्यूबल नहीं हो पाएगी। इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के। तीसरा फैक्टर आता है प्रेशर। हाँ, प्रेशर की बात अगर करें तो प्रेशर है आपका थर्ड फैक्टर, और ये सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है,
अगर कोई गैस लिक्विड टाइप सोल्यूशन है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे गैस उतने से बढ़िया से डिसॉल्व होगी, प्रेशर जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम रहेगी। लेकिन अगर कोई लिक्विड टाइप सोल्यूशन है या फिर अगर कोई सॉलिड लिक्विड टाइप सोल्यूशन है तो सॉलिड लिक्विड टाइप सोल्यूशन के केस में फैक्टर जो है वो किसी तरह का कोई इफेक्शन नहीं डालता। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं बेटा वो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होते हैं। गॉट इट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर नंबर 7 हमारा हेनरीज लॉ पर होगा और हेनरीज लॉ पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके स्टेटमेंट पर बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट की बात करेंगे, उसके एप्लीकेशन और उसके एप्लीकेशंस के साथ लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा।